तो आज का टॉपिक होगा तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होगा तुम्हारा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट? इसको बहुत अच्छा से समझता है क्लास में, ठीक है। हालांकि टॉपिक बहुत इजी है। अगर जिसका मतलब इससे पहले वाला चैप्टर में क्या किया था, गवर्नमेंट बजट डन हो गया था, उसके बाद नेक्स्ट क्या हम लोग का फॉरेन एक्सपेंडिचर, ये भी हम लोग का हो गया था। आज का जो चैप्टर है लास्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो लास्ट चैप्टर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये लास्ट वाला चैप्टर, इसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा समझना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है क्या होता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। क्या होता है तुम्हारा? अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जिसमें आइटम वाइज रिसीव एंड पेमेंट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रिसीव एंड पेमेंट, कितना पैसा मिला, कितना पैसा दिया एक साल के अंदर में। फॉरेन मतलब हम लोग का देश और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच, मतलब हम लोग का देश के बीच, मतलब रेसिडेंट कंट्री इंडिया है। इंडिया अगर मान लो फॉरेन कंट्री, कोई भी फॉरेन कंट्री से जब ट्रांजेक्शन्स करता है तो या तो एक्सपोर्ट करता है या तो इंपोर्ट करता है। एक साल के में जो भी इंपोर्ट करेगा, जो भी एक्सपोर्ट करेगा, उस सभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा मिलेगा, इंपोर्ट करेगा तो पैसा देना पड़ेगा। तो उसी सब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को एक हम लोग रिपोर्ट बनाता है, एक स्टेटमेंट के तौर में क्या करता है, लिख लेता है। उसी स्टेटमेंट को बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में बात? इंपोर्ट करेगा तो पैसा जाएगा, एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा मिलेगा, आएगा, ठीक है। उसी रिसीव एंड पेमेंट को एक स्टेटमेंट का फॉर्म में हम लोग दिखाता है, उसी स्टेटमेंट को बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में बात? इजी हुआ, क्लिक हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है तुम्हारा? बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज एन अकाउंटिंग, एक साल के अंदर का बात होगा। क्या होगा तुम्हारा? एक साल के अंदर का बात होगा, ठीक है। तो इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट कंटेन्स द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। यूजुअली समझ में आना बात? ड्यूरिंग द पीरियड यूजुअली 1 ईयर, इसी को बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और हम लोग के बीच जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में लिखता है, उसी अकाउंट को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है, जिसमें हम लोग का जो भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन होता है उसको लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग BOP। समझ में बात? ना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आया? फिर से देख लो। तो इट इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट कंटेन्स द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक, कौन सा ट्रांजैक्शन? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री मतलब इंडिया, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द होल ड्यूरिंग द पीरियड यूजुअली 1 ईयर। समझ में आया बात? अब देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब ये भी समझाया हुआ है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो देखो दे आर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर करेगा ना गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, एसेट्स का ट्रांसफर होगा वन कंट्री टू अनदर कंट्री। हम लोग बाहर से कोई एसेट्स खरीद के लाएगा, या बाहर वाला यहाँ से कुछ एसेट्स खरीद के लाएगा, या तो हम लोग गुड्स बाहर से इंपोर्ट करेगा, ठीक है, या तो सर्विसेज इंपोर्ट करेगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन क्या बोलेगा हम लोग? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बात समझ में आया? बात क्या होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? तो दे आर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। मतलब हम लोग किसी भी गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, एसेट्स का ट्रांसफर ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, या सर्विसेज का। समझ में आया बात? इसी को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब नेक्स्ट दे इंक्लूड द ट्रेड इन वेरियस आइटम। देखो हम लोग जब BOP पढ़ते हैं इसमें बहुत सारा ट्रेड आएगा, बहुत तरीके का ट्रेड इसमें रिकॉर्ड होने वाला है। पहला क्या होगा तुम्हारा? विजिबल आइटम का ट्रेड, जिसको हमने टच एंड सीन करता है। विजिबल मतलब जिसको देख सकता है, छू सकता है, ऐसा ट्रेड करेगा हम लोग, ठीक है। जिसमें ट्रेड इन द फिजिकल गुड्स, फिजिकल गुड्स लाइक मान लो नेहा को बाहर से दुर्गा पूजा के लिए क्या चाहिए? जूता चाहिए, जिसको जूता का दुकान खोलना है, तो बाहर से क्या मांगेगा? जूता मांगेगा। तो जूता को एक फिजिकल गुड्स है जिसको हम टच कर एंड सीन कर सकता है, तो ये फिजिकल ट्रेडिंग होगा। क्या होगा? फिजिकल ट्रेडिंग। बात समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा? इनविजिबल आइटम्स, जैसे कि सर्विसेज। हम लोग बाहर से कॉल सेंटर वाला बाहर से इंडिया में आके सेंटर बैठाया, ठीक है, तो उसको क्या है? इनविजिबल सर्विसेज, सर्विसेज की गिनती में आता है वो सब। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट है तुम्हारा यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब वन साइडेड ट्रांसफर बताया था ना। यूनिलैटरल मतलब बाहर से जो गिफ्ट्स वगैरह आता है, ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफर वो भी इसमें काउंट होने वाला है। फिर नेक्स्ट होगा तुम्हारा कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर मतलब ट्रेडिंग ऑफ एसेट और प्रॉपर्टी। जब मतलब प्रॉपर्टी एंड एसेट को खरीदेगा या बेचेगा वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो क्या होगा तुम्हारा? वो भी तुम्हारा BOP में आएगा। समझ में आया बात? नहीं आया? 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 डन?
फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, ठीक है। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है तुम्हारा, ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर या कैपिटल ट्रांसफर, ये चार चीज इसमें काउंट होता है। ये बात समझ में आया बात। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द बीओपी फॉलोज द डबल एंट्री सिस्टम। बीओपी क्या सिस्टम फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम। भाई डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम? ये लो तो तुम्हारा क्या है, आर्ट्स वाला है, तुम तो भाई कॉमर्स वाला इकलौता क्लास। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है तुम्हारा, एक तो क्या होता है तुम्हारा डेबिट, तो दूसरा क्या होता है तुम्हारा क्रेडिट, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक होगा डेबिट तो दूसरा क्या होगा क्रेडिट। बात समझ में आवा, डबल एंट्री मतलब एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अब देखना समझना, देखो द बीओपी ऑलवेज फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कंटेन टू साइड्स, कितना साइड, टू साइड्स, एक होगा क्रेडिट साइड तो एक होगा तुम्हारा डेबिट साइड। बात समझ में आया। क्रेडिट साइड का मतलब इन क्रेडिट साइड ऑल इनफ्लोस ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। इनफ्लो मतलब बाहर से जो भी पैसा आया है वो सब रिकॉर्ड करेगा किस साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड होगा, अंडर डेबिट ऑल आउटफ्लोस आर रिकॉर्डेड। यहाँ से जो इंडिया से पैसा बाहर गया है उसको डेबिट, बाहर से पैसा आया अंदर क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बोलिए, दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाओ। नहीं है तो देखो क्या लिखा हुआ है, द बीओपी कैन बी थ्री टाइप्स। द बीओपी कैन बी थ्री टाइप्स। कौन कौन सा टाइप्स है, एक होगा बैलेंस बीओपी, एक होगा आपका सरप्लस बीओपी, एक होगा आपका डेफिसिट बीओपी। तीन तरीका का बीओपी होता है, सरप्लस, डेफिसिट एंड बैलेंस्ड। क्या सुना, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट। बैलेंस बीओपी का मतलब क्या होगा समझना, रिसीव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट ऑफ, देखो रिसीव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्रेडिट, देखो मतलब बाहर से, देखो एक मिनट, 1 मिनट, बैलेंस बीओपी का मतलब क्या होगा पता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। मतलब बाहर वाला को पेमेंट, बाहर वाला को पेमेंट समझता ना, बाहर वाला का पेमेंट हम लोग मान लो 100 करोड़ किया है तो बाहर से हमको मिला भी कितना है 100 करोड़, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस बीओपी। बात समझ में है, बाहर से आया कितना 100, बाहर को गया कितना 100, दोनों इक्वल है या नहीं है, तो जितना आया उतना गया मतलब जीरो, मतलब बैलेंस है, क्या है बैलेंस है। फिर नेक्स्ट होता है तुम्हारा सरप्लस बीओपी। क्या होता है सरप्लस बीओपी, सरप्लस बीओपी में क्या होगा, बाहर से ज्यादा आया हम लोग दिया कम, समझ लो। मतलब तुम्हारा क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, ये बात समझ में आया, ठीक है। और डेफिसिट का मतलब उल्टा, डेबिट ज्यादा होगा मतलब पैसा बाहर वाला को ज्यादा दिया है, बाहर से पैसा कम मिला है, मतलब डेबिट हो जाएगा, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है। दिक्कत है यहाँ पे किसी को, एनी प्रॉब्लम? देखो यहाँ पे समझ में आया, देखो यह चीज देखना, तुम लोग का नोट्स में अपडेटेड है, ये अपडेटेड नहीं है। इसमें क्या था देखो, रिसीव्ड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब रिसीव्ड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज क्या है, इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वल लगाना वो भूल गया है। क्या होगा तुम्हारा, रिसीव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ये लिखना चाहिए था, ये लिखा नहीं है। तुम लोग का नोट्स में ठीक होगा, अपडेटेड है तुम लोग का नोट्स, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसको अपडेट कर लेना है। क्या करना है, रिसीव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर नेक्स्ट होगा सरप्लस बीओपी में, रिसीव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, ज्यादा होगा, रिसीव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा, ठीक है। रिसीव ऑफ द फॉरेन, भाई सरप्लस है ना, उल्टा क्या तुम्हारे को एक मिनट, रिसीव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा, पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज से यहाँ पे लगेगा। समझ में आया बात, क्या है तुम्हारा, रिसीव ज्यादा है पेमेंट कम है, रिसीव ज्यादा है पेमेंट कम है। तो देखो रिसीव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा, ये नोट्स में ठीक कर, तुम लोग का नोट्स में ठीक ही होगा, गलती नहीं है ना नोट्स में, हाँ। फिर डेफिसिट में क्या होगा, रिसीव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज क्या है तुम्हारा, रिसीव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऐसा होगा, ठीक है ना, रिसीव कम है
जहां पे ड्रैगन का, याद है ना ग्रेटर और लेस देन का कहानी, ड्रैगन का मुख खुला है मतलब वो साइड ज्यादा है, ड्रैगन का मुख बंद है मतलब वो साइड कम है। बच्चा में से सिखाया जाता है हम लोग को लेस देन एंड ग्रेटर देन। जहां पे ड्रैगन का मुख खुला है, ये ड्रैगन है मान के चलो, इसका मुख खुला है ना, ये ग्रेटर है, जहां पे बंद है वो क्या है, लेजर है, सब कम है। समझ में बात? तो पहला केस क्या था, रिसीव टू द फॉरेन एक्सचेंज इक्वल पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, इसको बोलेगा हम लोग बैलेंस्ड बीओपी। ठीक है, जितना आया उतना गया। फिर सरप्लस बीओपी में क्या है, रिसीव टू द फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है, पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कम है। फिर डेफिसिट बीओपी में क्या होगा तुम्हारा, रिसीव टू द फॉरेन एक्सचेंज कम है एंड पेमेंट क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग का 3 तरीके का तुम्हारा बीओपी निकल के सामने आता है। समझ में है बात? चलो नेक्स्ट है हम लोगों का कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। क्या है तुम्हारा, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स आता है वो सब पढ़ेगा हम। इधर देखो, द बीओपी कंसिस्ट 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अंडर विच ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ऐसा लिख देना। ठीक है, मतलब देखो बीओपी में 2 तरीके का अकाउंट्स बनाया जाता है जिसमें सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक होगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा तुम्हारा करेंट अकाउंट। पहला क्या होगा करेंट, तो दूसरा क्या है तुम्हारा कैपिटल। समझ में आ रहा बात? एक करेंट होगा तो दूसरा क्या होगा तुम्हारा कैपिटल होगा। तो देखो तुम्हारा करेंट अकाउंट सबसे पहले समझना क्या होता है, करंट अकाउंट समझना क्या होता है। 2 अकाउंट है बीओपी में, 2 अकाउंट आता है, एक आता है तुम्हारा करंट, दूसरा आएगा तुम्हारा कैपिटल। समझ में बात? तो देखो करंट में क्या होगा, देखो इट रेफर्स टू एन अकाउंट, ठीक है, विच रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम। देखो करंट अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने वाला है जो विजिबल आइटम्स का ट्रांजेक्शन हो। विजिबल मतलब जिसको टच एंड सीन, मतलब फिजिकल गुड्स। बताया था ना शूज का एग्जांपल, शूज मंगा रहा है, बाहर से एक्सपोर्ट कर रहा है, सॉरी बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो विजिबल आइटम का ट्रेडिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो करेंट अकाउंट में ऐसा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है जो विजिबल आइटम्स का हो। किसका हो? ठीक है, जब या तो विजिबल आइटम्स बाहर से लाया हो या तो विजिबल आइटम बाहर में बेचा हो, वही सब ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड करता हम लोग। बात समझ में आया? क्लिक हुआ दिमाग में? तो इट रेफर्स टू अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ द विजिबल आइटम्स। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा तुम्हारा सर्विसेज भी इंक्लूड होगा। क्या होगा? सर्विसेज, ठीक है, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर गिवन द पीरियड ऑफ टाइम। समझ में बात? इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होगा तुम्हारा करंट अकाउंट में, विजिबल का, इनविजिबल का एंड यूनिलेटरल का 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। क्या क्या? विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल। कैपिटल का अलग होगा, कैपिटल जो लास्ट में पढ़ा था ना वो अलग होगा, वो क्या होगा तुम्हारा अलग होगा। तो तुम्हारा करंट अकाउंट में देखो, करंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा? विजिबल आइटम, या तो बाहर कोई विजिबल आइटम को खरीदा या बेचा, या कोई इनविजिबल सर्विस को खरीदा या बेचा, या कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर, या तो बाहर से आया या तो हम लोग बाहर को दिया। तो वो सब ट्रांजेक्शन किस में आता है तुम्हारा करंट अकाउंट में आता है। कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं आता। फिर नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है तुम्हारा भी, और देखो अभी थोड़ा नीचे में था ना, करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर। मतलब करंट अकाउंट क्या बताता है तुमको, हम लोग बाहर से कितना इनकम जनरेट किया है। ठीक है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। मतलब इनफ्लो होगा मतलब क्रेडिट से रिकॉर्ड होगा, एंड आउटफ्लो होगा मतलब डेबिट से रिकॉर्ड होगा। बात समझ में है? इनफ्लो मतलब क्रेडिट, आउटफ्लो मतलब डेबिट। याद रखना, पूरा दिमाग में फिक्स कर लो बात। ठीक है, देखो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट देखो, देख रहा ना, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में क्या है तुम्हारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर मींस वन साइडेड ट्रांसफर्स। समझ में बात? वन साइडेड ट्रांसफर्स। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। क्या है तुम्हारा नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या है, तो अंडर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कोज ए चेंज इन द एसेट मींस प्रॉपर्टीज और लायबिलिटीज ऑफ द रेसिडेंट और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो एसेट्स में भी चेंजेस लाएगा और लायबिलिटीज में भी क्या लाएगा चेंजेस लाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेगा कैपिटल अकाउंट। फिर से एक बार, तो कैपिटल अकाउंट आर दोज अकाउंट, ठीक है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हिच कोज द चेंज इन द एसेट्स और लायबिलिटीज मतलब रिस्पांसिबिलिटी टू पे ऑफ द रेसिडेंट कंट्री और ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब करंट कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होगा जिसका कारण एसेट में भी चेंजेस आ सकता है और लायबिलिटीज भी
चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलता है। अब इसका कंपोनेंट्स पड़ेगा तो पूरा का पूरा क्लियर होगा। इसमें क्या क्या आता है देखो, अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट अब पढ़ेगा तो पूरा क्लियर हम लोग का हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मान लो प्राइवेट कंपनीज होता ही नहीं होता है। प्राइवेट कंपनीज मान लो बाहर से फॉरेन से लोन लिया, क्या लिया, लॉन्ग टर्म लोन लिया, तो किसमें आएगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में। क्या आएगा, क्या प्राइवेट ट्रांजेक्शन समझता ना, प्राइवेट कंपनी कोई है जो फॉरेन कंट्री से क्या लिया, लोन लिया, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कैपिटल ट्रांजेक्शन क्या होगा तुम्हारा, हाँ कैपिटल अकाउंट के अंदर में आएगा। अगर मान लो लोन लेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, लोन लेगा कोई तो लाइबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हुआ तुम्हारा ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट भी तो बाहर से लोन लेता है नहीं लेता है, हाँ, द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द लोन, द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर भी तो गवर्नमेंट क्या करता है, पैसा लेता है, ठीक है। फिर क्या हुआ तुम्हारा बैंकिंग कैपिटल, है ना, क्या तुम्हारा बैंकिंग कैपिटल बैंक से भी डिपॉजिट आता है या जाता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट है तुम्हारा एफडीआई, क्या है तुम्हारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या होता है तुम्हारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर का कोई कंपनी है, इंडिया में आया, कंपनी बैठाया, ठीक है, चाहे कोई इंडिया का कंपनी को खरीद लिया, उसका कंपनी का क्या बन गया, वो ओनर बन गया, क्या बन गया, ओनर, मोर देन शेयर का क्या बन गया, वो ओनर बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं एफडीआई, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब डायरेक्ट कंपनी को क्या करने का राइट्स, वो कंपनी को कंट्रोल करने का राइट्स को क्या करता है, खरीद लेता है। अब कंपनी को खरीदेगा कैसे, अभी मान लो कंपनी को कंट्रोल कैसे करेगा, मोर देन शेयर खरीद लो, या बाहर का कंपनी आके यहाँ पे कंपनी खोल रहा है तो अभी एफडीआई होता है, समझ में बात। मान लो कोई बाहर का, मतलब टेस्ला है, टेस्ला कंपनी बैठाने वाला ही नहीं है, चाहे एप्पल का बैठने वाला ही नहीं है कंपनी में, तो क्या एफडीआई है, क्या तुम्हारा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से आके हम लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, समझ में बात, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, देखो FDI refers to the purchase of the asset in the rest of the world so that the buyer gains the direct control over the assets। इसमें assets पे पूरा कंट्रोल उसका होता है, ठीक है। अगर मान लो बाहर का कोई कंपनी आके इंडिया में कंपनी खोला, ठीक है, तो इसका कंट्रोल मेरे पास होगा ना, बाहर वाला कंपनी के पास होगा, बाहर वाला होगा, ठीक है। फिर एक होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्या होगा तुम्हारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सिंपल से क्या है कि बाहर वाला, देखो बाहर वाला कोई पर्सन है इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको वो एसेट पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, बस उसको जो कंपनी फायदा होगा उसका डिविडेंड मिलेगा, बस उतना ही, समझ में है बात। मतलब एफडीआई में क्या होता है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि बाहर का कोई भी पर्सन है, एलोन मार्क्स से मान लो, वो कोई यहाँ का कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो कंपनी पे कंट्रोल उसका करने का राइट्स नहीं होगा, बस जब कंपनी फायदा होगा तो उसको फायदा मिलेगा, जब कंपनी का लॉस होगा तो उसको क्या मिलेगा, लॉस, बस वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एसेट पे या कंपनी पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन एफडीआई में क्या होता था, वो कंपनी में कंट्रोल करता था इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंट्रोल करने का कोई राइट्स नहीं है, बस प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस मिलेगा, समझ में आ बात। तो क्या तुम्हारा इट रेफर टू द परचेज ऑफ द एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच एज इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेज ओवर द एसेट। और एफआईटी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, एक पार्ट होता है, दोनों का सेम नेचर होता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट ये हो गया, फिर देखो नेक्स्ट क्या तुम्हारा ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस, ये दो आइटम याद रखना, ऑटोनोमस आइटम एंड एकोमोडेटिंग आइटम, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार दो, एग्जाम में पूछता है, बहुत पूछता है, एकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस। अब सुनना दोनों का मतलब क्या होगा। ऑटोनोमस आइटम्स का मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो जानबूझ के हम लोग करता है, क्या सुना, ऑटोनोमस का मतलब जानबूझ के किया हुआ, जानबूझ के मतलब हम लोग को प्रॉफिट बढ़ाना है तो और माल क्या करो, एक्सपोर्ट करो, बात समझ में आ रहा ना। हम लोग एक्सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले, क्या मिले, हाँ, बाहर में सेल क्यों करता है कि ज्यादा से ज्यादा हमको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो ऑटोनोमस आइटम मतलब ऐसा आइटम्स या ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग करता ही है प्रॉफिट को बढ़ाने का मोटिव से, जानबूझ के करता है, तो ऐसा आइटम को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोनोमस आइटम्स। पढ़ेगा तो समझ में आएगा। ऑटोनोमस आइटम्स आर दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन करेंट एंड कैपिटल अकाउंट दैट undertaken for the certain economic or profit motive. These items are known also known as the above line items. समझ में बात। देखो
एक कमोडिटी आइटम में कैपिटल भी कर सकता है और करंट वाला भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो एकोमोडेटिंग आइटम का मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो हम लोग जानबूझ से करता है ड्यू टू द, क्यों करता है, क्योंकि प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। अब प्रॉफिट को बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा माल क्या करो, एक्सपोर्ट करो, क्या करो, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बाहर में बेचो, जिससे कि प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। उसको बोलता है हम लोग कौन सा आइटम, कौन सा आइटम, ऑटोनोमस। अब नेक्स्ट है तुम्हारा, समझ में है बात, एक है तुम्हारा एकोमोडेटिंग आइटम। जब हम लोग ऑटोनोमस करता है ना तो कभी का लॉस भी हो सकता है, कभी का प्रॉफिट भी होगा। अगर मान लो लॉस होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, चेंजेस होगा, ठीक है, मतलब सरप्लस कम हो जाएगा, डेफिसिट ज्यादा आ जाएगा। तो उस टाइम में जो ट्रांजैक्शन करता है तो उस ट्रांजैक्शन को फिर से ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग एकोमोडेटिंग आइटम्स करता है। मतलब अगर मान लो कि लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया, तो बाहर से और क्या करता है, कैपिटल बोरो करेगा या तुम्हारा लोन्स वगैरह लेगा, जिससे कि डेफिसिट क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया बात, जैसे कि देखो, समझना ये वाला, ये करता हम लोग जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब दोनों क्या होता है, मिसमैच हो देता है। जब मिसमैच होगा ना तब हम लोग ये करने वाला है, ठीक है, ये समझना। एकोमोडेटिंग आइटम, तो इट रेफर्स टू द दोस ट्रांजैक्शन दैट अंडरटेकन इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी। मतलब डेबिट क्या होगा, इज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्रेडिट। यहाँ याद रखना क्या होना चाहिए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दिस आर द कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन विच आर मीन टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम ऑटोनोमस आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ बीओपी। मतलब जो बैलेंस ऑफ बीओपी में मतलब जो भी डिसइक्विलिब्रियम, मतलब जो भी मिसमैच से निकल रहा है, अगर मान लो कैसा हो गया, रिसिप्ट क्या है तुम्हारा, कम हो गया, पेमेंट क्या हो गया तुम्हारा, ज्यादा हो गया, तो इस केस में क्या हो गया, बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आ गया। इसको ठीक करने के लिए क्या करेगा हम लोग, बाहर से पैसा और मंगाएगा, मतलब क्या मानेगा, लोन वगैरह मांग के इसमें क्या करेगा, दोनों को इक्वल करेगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या तुम्हारा, क्या टॉपिक है तुम्हारा, ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी बीबीआई मार्क रखो। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछता है। क्या है तुम्हारा, डिसइक्विलिब्रियम या डेफिसिट इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट क्यों आता है, डेफिसिट का मतलब पेमेंट ज्यादा हुआ, पैसा कम मिला, मतलब तुम्हारा रिसिप्ट कम है, पेमेंट ज्यादा है, उसको बोलता है डेफिसिट इन बीओपी। डेफिसिट इन बीओपी मतलब it refers to the situation where the outflow of the foreign exchange is greater than the inflow of foreign exchange। मतलब आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, पैसा कम मिला है, दिया ज्यादा है, इसको बोलता है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। मतलब डेफिसिट ऑफ बीओपी इक्वल टू डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। भाई इतना इक्वल उक्वल लगाना भूल जाता है, क्या बोले, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, अब देखो ये डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है, ये आता है एग्जाम में, तो डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है, मतलब बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम होने का रीजन क्या है, कॉज क्या है, ये एग्जाम में पूछता है। तो देखो पहला, देखो इसमें बहुत सारा फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। पहला फैक्टर्स क्या पता है, कॉजेस ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला डेफिसिट क्यों आता है, इकोनॉमिक फैक्टर के कारण। किसके कारण, इकोनॉमिक फैक्टर के कारण पहला डेफिसिट आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले आएगा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। क्या आएगा तुम्हारा, अगर मान लो देखो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, मान लो कि कोई भी एक डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप अभी कर रहा है, जो अंडर डेवलप है, तो मान लो उसको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होगा, इक्विपमेंट चाहिए होगा, एसेट चाहिए होगा, वो कहाँ से लेके आएगा, फॉरेन से क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा नहीं करेगा। जब वो फॉरेन से इंपोर्ट करेगा तो यहाँ से पैसा जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ से पैसा ज्यादा आउटफ्लो होगा और हम लोग को मिलेगा कम। इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, डेफिसिट आएगा। बात समझ में आया बात, एक बढ़ेगा तो एक कम जाएगा। समझ में आया बात, पहला रीजन क्या है, देखो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, मतलब डेवलपिंग कंट्री मेनली डिपेंड्स अपॉन द फॉरेन नेशन। डेवलपिंग कंट्रीज हो तो किस पे डिपेंड होता है, फॉरेन नेशन पे, फॉर सप्लाई ऑफ एसेट्स, ठीक है। दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंपोर्ट, जिससे इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, विच इनवर्सली इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आया बात, ना कोई दिक्कत है, समझ में आया, हाँ
है ना। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब सुनना मेरा बात, अगर मान लो मोबाइल फोन इंडिया में जो बनता है, मान के चलो, तो मोबाइल फोन का दाम जो पहले 10 में मिलता था आज 20,000 में मिलेगा। कितना में मिलेगा? 20,000 में मिलेगा। इन्फ्लेशन के कारण महंगाई क्या हो गया? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गया। अगर महंगाई बढ़ जाएगा तो यहाँ वाला गुड्स दाम हो जाएगा कि नहीं, ज्यादा दाम में मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग सामान खरीदेगा फटाक से? नहीं करेगा। अगर वही गुड्स दूसरा देश से हमको कम दाम में मिलेगा तो हम लोग यहाँ का सामान खरीदेगा ना वहाँ का खरीदेगा? तो ऑब्वियसली बात है हम लोग पैसा वहां पे देना स्टार्ट करेगा, मतलब इंडिया में पैसा देना बंद। तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आएगा। समझ में आ बात? तो ड्यू टू द इन्फ्लेशन फॉरेन गुड्स बिकम चीपर, मतलब यहाँ का फॉरेन गुड्स क्या होगा? सस्ता हो जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स इंक्रीज विच कॉज द डेफिसिट इन पीओपी। समझ में आ बात? फिर नेक्स्ट साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, इसका कारण भी डेफिसिट आता है बीओपी में। आप देखो याद है कोविड-19, याद है ना? ये याद है तुम? ये इसको जानता है क्या तुम लोग? इसको जानता है? ये जानते हैं इसको? क्या है? तो बिजनेस साइकिल क्या है तुम्हारा? याद है कोविड के टाइम में हम लोग का इकोनॉमी एकदम नीचे चला गया था, एकदम नीचे चला गया था। रिसेशन बोलो, डिप्रेशन बोलो, डिफ्लेशन बोलो, एकदम नीचे चला गया था। तो इस टाइम में हम लोग का इकोनॉमी को फिर से ऊपर चलाना था। तो ऊपर चलाने के लिए क्या करेगा? बाहर से लोन लेगा या बाहर से इक्विपमेंट्स मांगेगा, ठीक है। तो बाहर से मांगेगा तो क्या होगा? लोन लेगा तो लाइबिलिटीज बढ़ेगा, बाहर से इक्विपमेंट मांगेगा तो पैसा ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा? इससे क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो when the domestic country is going through the recession or depression, ठीक है, डेफिसिट डिमांड, द डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अनेबल टू सेटिस्फाई द डोमेस्टिक डिमांड, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन डोमेस्टिक डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, विच लीड टू इंक्रीज द इंपोर्ट विच कॉज इन डेफिसिट इन बीओपी। समझ में आया बात? नहीं आया? बोलो आया ना नहीं आया? आया या नहीं? फिर नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। बाहर वाला कंट्री हम लोग का यहाँ से सामान खरीदेगा नहीं। बाहर वाला कंट्री अगर यहाँ से सामान नहीं खरीदेगा तो हम लोग का नुकसान नहीं है। बाहर वाला कंट्री अगर हम लोग यहाँ से सामान नहीं खरीदेगा तो हम लोग को पैसे नहीं मिलेगा, बाहर से पैसा नहीं मिलेगा तो दिक्कत है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आएगा? डेफिसिट आने वाला है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा? इंपोर्ट सर्विसेज। अगर मान लो बाहर से सर्विस क्या करता है? इंपोर्ट करता है। कॉल सेंटर बाहर से हम लोग मंगाता है इंडिया में, तो क्या होगा? वहां में पैसा देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तब लोग क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। फिर देखो अब दूसरा पहला तो समझ गए इकोनॉमिक फैक्टर के कारण दिस होता है। अब सोशल फैक्टर के कारण क्या क्या होता है ये भी पड़ेगा, ठीक है। सोशल फैक्टर के कारण हम लोग का बीओपी में कैसे डेफिसिट आने वाला है। पहला सोशल फैक्टर क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल नहीं पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर में आएगा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। क्या आएगा? इनस्टेबिलिटी मतलब बार बार गवर्नमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? कभी ये आता है तो बोलता है बाहर से इंपोर्ट करो, ये आएगा तो बोलेगा बाहर में बेचो, तो इसका कारण भी बीओपी में क्या आएगा? डेफिसिट आएगा। समझ में आया बात? फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, फॉरेन मार्केट को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा, बार बार डिस्टर्ब करेगा, इससे भी क्या होगा? बीओपी में क्या आएगा? डेफिसिट आएगा। मतलब कोई गवर्नमेंट आया तो बोला कि भैया ज्यादा से ज्यादा क्या करो? इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करेगा तो पैसा आउटफ्लो ज्यादा जाएगा। कोई बोलता है ना ऐसा मत करो, फॉरेन एक्सचेंज में बाहर में से माल बेचो, अभी बोलता है ना मेक इन इंडिया, सुना होगा ना, खुद बनाओ, बोलता है ना। तो वही वो सब भी होने के कारण बीओपी में क्या आता है? डेफिसिट आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा तुम्हारा? सोशल फैक्टर। अभी भाई इसके बाद सोशल फैक्टर था, हम बोला नहीं है, क्या है तुम्हारा? सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के कारण भी बीओपी में डेफिसिट आता है। सबसे पहले होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या आएगा? फर्स्ट ईयर में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कोई पढ़ा था क्या? रेज योर हैंड। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इको में था भाई याद भी नहीं है तुम लोग? वाह, फर्स्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भाई हम लोग का यहाँ का लोकल का यही एक तो हालत खराब है। हाँ, हम लोग यहाँ में फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ता ही नहीं है भाई। फर्स्ट ईयर तो क्या मजाक बना दिया है। हाँ, तुम पढ़ा था ना? मैक्सिमम तो नहीं पढ़ा है, मैक्सिमम तो नहीं पढ़ा है, ईमानदारी से बोलो मैक्सिमम तो पढ़ा ही नहीं है। ये तो सच बात है, करवा सच है। हम लोग का यहाँ पे लोकल में ना हम लोग कोई पढ़ता ही नहीं है। फर्स्ट ईयर में तो बोलते हैं फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ता है क्या? ऐसा डायलॉग मारता है, फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ता है क्या? भाई फर्स्ट ईयर में अगर नहीं पढ़ेगा तो सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में क्या होगा? आप देखो समझना कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब देखा देखी करना,
देखा देखी करना, हमको वो चाहिए है तो हमको भी वो चाहिए, ऐसा होता ही नहीं होता है, लड़की में बोलता था ना, वो है तो हमको भी वैसा चाहिए, देखा देखी करना। तो अभी देखो हम लोग फॉरेन कंट्री से बहुत इंस्पायर्ड है या नहीं है? ये जो बर्थडे केक काटता है हम लोग का कल्चर है, हम लोग कल्चर है, केक काटता है जो बर्थडे में हम लोग बड़ा मजा से और पार्टी मुफ्त में दोस्तों लोग को खिलाता है, और बाद में वही दोस्त लोग पीछे से अच्छा से, हाँ तो ऐसे होगा। हाँ समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब जब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन मतलब देखा देखी करना, अगर मान लो वेस्टर्न कल्चर को तुम अपनाएगा, केक वेक काटेगा या फॉरेन कपड़ा ज्यादातर पहनेगा, हमको एक ब्रांड का कपड़ा चाहिए, वो ब्रांड का कपड़ा चाहिए, हम लोग देखा देखी कर रहे हैं, मतलब हम लोग अल्टीमेट बाहर का गुड्स यहाँ पे मंगाएगा ही नहीं मंगाएगा, मंगाएगा ही नहीं मंगाएगा। हाँ अच्छा अच्छा कंपनी जो बाहर में तुम्हारा गुड्स मंगाएगा ही नहीं मंगाएगा। हाँ तो क्या होगा, बाहर में पैसा जाएगा ही नहीं जाएगा, जब बाहर में पैसा जाएगा तो हम लोग क्या होगा, बीओपी में डेफिसिट आता है, आता ही नहीं आता है, आता है ना, आता ही नहीं आता है, तो इसलिए बात है आता है। ठीक है, तो यहाँ में लिखा हुआ है जनरली पीपल ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री एडेप्ट द पैटर्न ऑफ डेवलप कंट्री, मतलब जो अंडर डेवलप कंट्री होता है वो क्या करता है, पैटर्न अपनाता है किसका, डेवलप कंट्री का। ठीक है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स विच क्रिएट्स द डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी ऑफ द डोमेस्टिक। समझ में आया बात, अभी बात समझ में आया कि अंडर डेवलप कंट्री होता है वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहता है, हाँ वेस्टर्न को अपनाना चाहता है, तो वेस्टर्न को अपनाएगा तो वेस्टर्न गुड्स खरीदेगा, वेस्टर्न गुड्स खरीदेगा, तो भाई अभी समझ में आया क्या? हाँ क्यों वेस्टर्न डेमोन्स्ट्रेशन मतलब देखा देखी भाई, फर्स्ट जब डिमांड वाला चैप्टर में पढ़ा था ना, डिमांड चैप्टर में था वेवलेन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, भूल गया, वेवलेन भी नहीं सुना नहीं होगा ऐसा को, हाँ ऐसा तो सुना ही नहीं होगा फर्स्ट में, क्या बोलेंगे। ठीक है चलो, चेंज इन प्रेफरेंस, जब हम लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज होगा तो हम लोग क्या करेगा, डिसइक्विलिब्रियम आएगा। अभी हमको यहाँ का कुछ नहीं चाहिए भैया, चाइनीज मोबाइल चाहिए ना, चाइनीज मोबाइल चाहिए, हाँ इंडिया का मोबाइल लोगों को पसंद नहीं आता, चाइनीज में ज्यादा फीचर होता है ना, हमारा चाइना वाला अच्छा से देता है, हाँ हैक ही कर लेगा सिस्टम को, होता ही नहीं होता है। तो चेंज इन प्रेफरेंस का मतलब एन अनफेवरेबल चेंज इन द प्रेफरेंस एंड टेस्ट द सिटीजन ऑफ द कंट्री कोड रिजल्ट इन द डेफिसिट इन बीओपी। समझ में आया बात, इस रीजन के कारण बीओपी में क्या आता है, डेफिसिट होता है, डिसइक्विलिब्रियम या डेफिसिट होता है। क्या बोलूं, वीडियो पॉज कीजिए, क्यों करेगा पॉज, वाई हो गया, वाई क्या हो गया। फिर हम लोग का लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस लिखना भूल गया, डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। अब बीओटी एंड बीओपी में डिफरेंस बताना है, ये एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है, मान लो बीबीए मान लो रे फटाफट, इंपॉर्टेंट है ये भी। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, ये एक सिस्टमेटिक क्या है, इट इज ए accounting, it is a systematic accounting statement that provides the systematic record of all economic transaction between the resident of the country and the rest of the world। मतलब बीओपी में क्या होता है, हम लोग जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करता है अपना कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जैसे कि इसमें कौन कौन सा आइटम होगा, विजिबल होगा, इनविजिबल होगा, यूनिलेटरल होगा, ठीक है, और सब क्या क्या होगा, कैपिटल होगा, इसमें चारों होता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐसा नहीं होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम लोग वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा जो फिजिकल गुड्स के साथ हुआ हो। किसका साथ, फिजिकल गुड्स मतलब विजिबल आइटम, मतलब जब हम लोग विजिबल आइटम्स का ट्रेडिंग करेगा ना, हाँ जो भी माल खरीदे खिलाएगा या बेचेगा तो उसका जो भी पैसा आया या गया तो हम लोग किसमें रिकॉर्ड करेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। मतलब क्या लिखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड समझना, तो इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फिजिकल ट्रांजेक्शन, इसमें ऑल फिजिकल से बारे क्या है, फिजिकल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स बिटवीन द रेशन ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। बात समझ में आया ना बात, इसमें सब कुछ आता है, इसमें सिर्फ विजिबल ट्रेड ही आता है, समझ में बात। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इट इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ विजिबल आइटम्स ऑफ गुड्स, इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल मतलब इनविजिबल आइटम्स या फिजिकल आइटम्स ऑफ गुड्स, ठीक है, सर्विसेज, यूनिलेटरल मतलब वन साइड एंड ट्रांसफर एंड कैपिटल आइटम, इसमें सब कुछ आता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड द ट्रांसफर ओनली द विजिबल आइटम मतलब फिजिकल आइटम। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट
क्या होगा हम लोगों का, इट इज द मेन अकाउंट अंडर विच द बीओपी, मतलब अंडर विच द, इट इज द मेन अकाउंट अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ओनली ए पार्ट। ठीक है, यहाँ में क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए जस्ट ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, इट कंसिस्ट ऑफ टू अकाउंट्स, एक होगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट, एक होगा तुम्हारा करेंट अकाउंट। लेकिन इसमें क्या होगा, इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बात समझ में आया। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, वीडियो नहीं क्लास भी। ठीक है, दोनों खत्म हो गया, ऑफलाइन वाला भी और जो हम लोग का वीडियो देखने वाला है उसका लिए भी। समझ में आया बात।